जैन फ्रेंड्स, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज देन केम द कॉटन बूम। फिर कपास में तेजी आई। सो बिफोर 1860s, 3/4 ऑफ रॉ कॉटन इंपोर्ट्स इनटू ब्रिटेन केम फ्रॉम अमेरिका। 1860 के दशक के पहले तक जो कपास थी, जो रॉ कपास थी, वो उसका 3/4 अब जो इंग्लैंड में जो आता था वो अमेरिका से आता था। ब्रिटिश कॉटन मैन्युफैक्चरर्स हैड फॉर लॉन्ग बीन वरीड अबाउट देयर डिपेंडेंस ऑन अमेरिकन सप्लाई। तो जो ब्रिटिश के कॉटन मैन्युफैक्चरर थे, उत्पादक थे, वो काफ़ी चिंतित थे कि ये उनका डिपेंडेंस जो है अमेरिका के ऊपर बहुत ज़्यादा है। वॉट वुड हैपन इफ द सोर्स वॉज कट ऑफ? अगर ये सोर्स कट ऑफ हो जाएगा, अमेरिका से सप्लाई लाइन कट ऑफ हो जाएगी तो क्या होगा? ट्रबल्ड बाई दिस क्वेश्चन दे इगरली लुक्ड फॉर अल्टरनेटिव सोर्सेस ऑफ सप्लाई। और इस प्रश्न से वो परेशान होकर, विचलित होकर, वो बड़े उत्सुकता से कपास की आपूर्ति के वैकल्पिक स्रोत खोज रहे थे। In 1857, the Cotton Supply Association was founded in Britain, and in 1859, the Manchester Cotton Company was formed. सो 1857 में कॉटन सप्लाई एसोसिएशन बनता है इंग्लैंड में, ब्रिटेन में, और 1859 में मैनचेस्टर कॉटन कंपनी का गठन कर दिया जाता है। देयर ऑब्जेक्टिव वॉज टू इनकरेज कॉटन प्रोडक्शन इन एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो उनका लक्ष्य था, उद्देश्य था कि पूरे दुनिया में हर एक पार्ट में कॉटन कल्टीवेशन बढ़ाया जाए, सूटेड फॉर इट्स ग्रोथ, है ना। तो उनके कपास के उत्पादन को प्रोत्साहित करना था ताकि उनकी कंपनी का विकास हो सके। इंडिया वॉज सीन एज ए कंट्री दैट कुड सप्लाई कॉटन टू लैंकाशायर इफ द अमेरिकन सप्लाई ड्राइड अप। तो भारत एक ऐसा देश समझा गया जो अमेरिका से कपास की आपूर्ति बंद हो जाने की सूरत में लंकाशायर को कपास भेज सकेगा। सो इट पोजेस्ड सुटेबल सॉइल, ए क्लाइमेट फेवरेबल टू कॉटन कल्टीवेशन एंड चीप लेयर। तो भारत की भूमि, जलवायु और दोनों ही कपास की खेती के लिए उपयुक्त थे, और यहाँ जो श्रम था वो भी सस्ता था। सुटेबल सॉइल, क्लाइमेटिक फेवरेबल एंड चीप लेबर। When the American Civil War broke out in 1861, a wave of panic spread through cotton circles in Britain. तो जब 1861 में अमेरिकी गृह युद्ध छिड़ गया तो ब्रिटेन के कपास क्षेत्र में तहलका मच गया। रॉ कॉटन इंपोर्ट्स फ्रॉम अमेरिका फेल टू लेस देन 3% ऑफ द नॉर्मल। तो वह सामान्य मात्रा का 3% से भी कम हो गया, है ना। फ्रॉम 2 million bells in 1861 to 55,000 bells in 1862। तो एक साल में इतना ज़्यादा गिरावट हो गया, 2 लाख बेल्स से 55,000 बेल्स आ गया। सॉरी, 2 लाख नहीं, माई करेक्शन, 20 लाख। सो फ्रैंटिक मैसेजेस वेयर सेंट टू इंडिया एंड एल्सवेयर टू इंक्रीज एक्सपोर्ट्स टू ब्रिटेन। तो भारत तथा अन्य देशों को बड़ी ही व्यग्रता के साथ यह संदेश भेजा गया कि ब्रिटेन को कपास का अधिक मात्रा में निर्यात करे। इन बॉम्बे, कॉटन मर्चेंट्स विजिटेड कॉटन डिस्ट्रिक्ट्स टू एसेस सप्लाईज एंड इनकरेज कल्टीवेशन। तो जो बॉम्बे में जो कॉटन के व्यापारी लोग थे, मर्चेंट लोग थे, ये कॉटन के ज़िले में जाकर घूमते हैं कि सप्लाई लाइन और वहाँ इनकरेज किया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉटन कल्टीवेट किया जाए और इसको सप्लाई किया जाए। सो एज कॉटन प्राइसेस सोड, export merchants in Bombay were keen to secure as much cotton as possible to meet the British demand। तो जब कपास की कीमतों में उछाल आया तो बम्बई के कपास निर्यातकों ने ब्रिटेन की मांग को पूरा करने के लिए अधिक से अधिक कपास खरीदने का प्रयत्न किया। सो दे गेव एडवांसेस टू अर्बन साहूकार्स हु इन टर्न एक्सटेंडेड क्रेडिट टू दोज रूरल मनी लेंडर्स हु प्रॉमिस्ड टू सिक्योर द प्रोड्यूस, है ना। तो उन्होंने क्या किया, वो उन्होंने शहरी साहूकारों को अधिक से अधिक अग्रिम राशियां दी ताकि वो उनके ग्रामीण ऋणदाताओं को उनके उपज को उपलब्ध कराने के लिए दिया जाए। When there is a boom in the market, credit flows easily for those who give out loans, feel secure about the recovering their money। और जब मार्केट में जब ये होता है, बूम होता है, जब मार्केट ग्रो कर रहा होता है ना, तो ऐसे में क्रेडिट जो है उधार इजीली फ्लो करता है और लोन देने वाले को भी ये लगता है कि ये चलो हमारा पैसा वापस आ जाएगा, और थोड़ा सिक्योर फील करते हैं कि रिकवरी होना आसान होगा। दिस डेवलपमेंट्स हैड ए प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन डेक्कन कंट्री साइड। तो ये इन बातों का दक्कन के देहाती इलाकों में काफ़ी असर हुआ।
The riots in the Deccan villages suddenly found access to seemingly limitless credit. तो अचानक जो ये रैयत थे उनको अचानक असीमित ऋण उपलब्ध होने लगा. Access to seemingly limitless credit. They were being given rupees 100 as advance for every acre they planted with cotton. तो उन्हें कपास की उगाई करने के लिए प्रत्येक एकड़ के लिए 100 रुपया एडवांस दिए जाने लगा. साहूकर्स वे आर मोर देन विलिंग टू एक्सटेंड लॉन्ग टर्म लोन्स. और जो साहूकार थे वो भी दीर्घावधि ऋण देने के लिए एकदम तैयार बैठे हुए थे. While the American crisis continued, cotton production in the Bombay Deccan expanded. तो जब अमेरिकी संकट की स्थिति बनी रही तो बॉम्बे दक्कन में कपास का उत्पादन बढ़ता गया. बिटवीन 1860 एंड 1864 कॉटन एक्रिएज डबल्ड. तो 1860 से 1864 के दौरान कपास उगाने वाले एकड़ों की संख्या दोगुनी हो गई. By 1862 over 90% of cotton imports into Britain were coming from India. 1862 तक की स्थिति यह आई कि ब्रिटेन में जितना भी कपास का आयात होता था उसका 90% अकेले भारत से आता था. बट दीज बूम ईयर्स डिड नॉट ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी टू द कॉटन प्रोड्यूसर्स. लेकिन इन तेजी से के वर्षों में भी कपास उत्पादकों को समृद्धि प्राप्त नहीं हो पाई. सम रिच पीजेंट्स डिड गेन बट फॉर द लार्ज मेजोरिटी कॉटन एक्सपेंशन मेंट हेवियर डेब्ट. कुछ धनी किसान को तो लाभ अवश्य हुआ लेकिन अधिकांश किसान कर्ज के बोझ में और दब गए. नेक्स्ट इज क्रेडिट ड्राइज अप. ऋण का स्रोत सूख गया. सो वाइल द बूम लास्टेड कॉटन मर्चेंट्स इन इंडिया हैड विजन्स ऑफ कैप्चरिंग द वर्ल्ड मार्केट इन रॉ कॉटन परमानेंटली डिस्प्लेसिंग अमेरिका. तो जिन दिनों कपास के व्यापारी में तेजी रही भारत के कपास व्यापारी अमेरिका को स्थायी रूप से विस्थापित करके कच्ची कपास के विश्व समाज को अपने कब्जे में करने के सपने देखने लगे. द एडिटर ऑफ द बॉम्बे गजट हैड आस्क्ड इन 1861 व्हाट कैन प्रिवेंट इंडिया फ्रॉम सप्लांटिंग द स्लेव स्टेट्स ऑफ यूएसए एज द फीडर ऑफ लैंकाशायर. सो 1861 में बॉम्बे गजट के संपादक ने पूछा कि 10 राज्यों स्लेव स्टेट जो 10 राज्यों संयुक्त राज्य अमेरिका के जो स्लेव स्टेट है को विस्थापित करके लंकाशायर को कपास का एकमात्र आपूर्तिकर्ता बनने में से भारत को अब कोई कौन रोक सकता है भाई. बाय 1865 दीज ड्रीम्स वेयर ओवर. लेकिन 1865 तक ऐसे सपने आने बंद हो गए. एज द सिविल वॉर एंडेड कॉटन प्रोडक्शन इन अमेरिका रिवाइव्ड एंड इंडियन कॉटन एक्सपोर्ट्स टू ब्रिटेन स्टेडली डिक्लाइन. और जैसे ही अमेरिका में गृह युद्ध समाप्त हो गया तो वहाँ कपास का उत्पादन फिर से चालू हो गया और ब्रिटेन के भारतीय कपास के निर्यात में गिरावट आती चली गई. एक्सपोर्ट मर्चेंट्स एंड साहूकार्स इन महाराष्ट्र वेयर नो लॉन्गर कीन ऑन एक्सटेंडिंग लॉन्ग टर्म क्रेडिट. तो महाराष्ट्र में जो निर्यात व्यापारी और साहूकार अब दीर्घावधि ऋण देने के लिए उतने उत्सुक नहीं थे. They could see the demand for Indian cotton fall and cotton prices slide downwards. तो उन्होंने ये देख लिया था कि भारतीय कपास की मांग घटती जा रही है और कपास की कीमतों में गिरावट आ रही है. So they decided to close down their operations, restrict their advances to peasants and demand repayment of outstanding debts. इसलिए उन्होंने अपना कार व्यवहार बंद करने, किसानों को अग्रिम राशियां प्रतिबंधित करने और बकाया ऋणों को वापस मांगने का निर्णय लिया. While credit dried up, the revenue demand increased. तो एक और तो ऋण का स्रोत सूख गया वहीं दूसरी ओर राजस्व की मांग बढ़ गई. The first revenue settlement as we have seen was in 1820s and 1830s. तो जो पहला राजस्व का जो सेटलमेंट था है ना बंदोबस्त किया गया वो 1820 और 1830 के दशकों में किया गया. नाउ इट वाज टाइम फॉर द नेक्स्ट. और अब ये नेक्स्ट बंदोबस्त करने का समय था. सो एज एंड इन द न्यू सेटलमेंट द डिमांड वाज इंक्रीज ड्रामेटिकली फ्रॉम 50 to 100%. और जो नया सेटलमेंट किया गया इसमें डिमांड को सीधा ड्रामेटिकली बढ़ा दिया गया. 50% से सीधा 100% कर दिया गया. हाउ कुड रैयत्स पे दिस इन्फ्लेटेड डिमांड एट ए टाइम व्हेन प्राइसेस वेर फॉलिंग एंड कॉटन फील्ड्स डिसअपियरिंग. तो जब प्राइसेस गिर रही है और कॉटन के जो फील्ड्स है वो खत्म हो रहे हैं ऐसे में रैयत ये बढ़ते हुए डिमांड को कैसे पूरा करेगा. येट अगेन दे हैड टू टर्न टू द मनी लेंडर्स. और इसके लिए फिर से उनको वापस साहूकारों मनी लेंडर्स के पास ऋणदाताओं के पास जाना पड़ा. बट द मनी लेंडर नाउ रिफ्यूज लोन्स. बट अब जो मनी लेंडर थे ऋणदाता ने वो ऋण देने से इनकार कर दिया.
ही नो लॉन्गर हैड कॉन्फिडेंस इन द रैयत्स कैपेसिटी टू पे, और उनको रैयत के ऋण वापस अदा करने जाने की क्षमता में अब विश्वास नहीं रहा था। सो द नेक्स्ट इज एक्सपीरियंस ऑफ इनजस्टिस, अन्याय का अनुभव। द रिफ्यूजल ऑफ मनी लेंडर्स टू एक्सटेंड लोन्स एनरेज्ड द रैयत। तो जब मनी लेंडर्स ने जो रिफ्यूज़ किया कि उनको लोन नहीं दिया जाएगा, तो इससे रैयत को काफ़ी गुस्सा आ गया। वॉट इन्फ्यूरिएटेड देम वॉज नॉट सिंपली दैट दे हैड गॉट डीपर एंड डीपर इन टू डेट और दैट दे वेर स्टरली डिपेंडेंट ऑन द मनी लेंडर्स फॉर सर्वाइवल, बट दैट मनी लेंडर्स वेर बीइंग इनसेंसिटिव टू देयर प्लाइट। तो उनको और गुस्सा आ गया, सिर्फ इस बात के लिए नहीं कि वो डेट में जो है कर्ज में डूबते जा रहे हैं, इस बात से सिर्फ ही नहीं, और सिर्फ इस बात से नहीं कि जो उनको अपने अपने जीवन यापन करने के लिए अब मनी लेंडर पे आश्रित होना पड़ रहा, सिर्फ इस बात से ही नहीं वो दुखी हुए हैं, बल्कि वो दुखी इस बात का भी हुआ उनको कि मनी लेंडर जो उनके जो दुख है, उनकी जो प्लाइट है, उनका जो ये जो प्रॉब्लम है, उस पर जो ऋणदाता है वो संवेदनशील नहीं है, उनको तरस नहीं आ रहा। सो द मनी लेंडर्स वेर वायलेटिंग द कस्टमरी नॉर्म्स ऑफ द कंट्री साइड। सो जो ऋणदाता लोग देहात के जो अभी तक के रूढ़िवाज जो नियम थे, जो रिवाज थे, उसका उल्लंघन एक्चुअली कर रहे थे। ए वैरायटी ऑफ कस्टमरी नॉर्म्स रेगुलेटेड द रिलेशनशिप बिटवीन द मनी लेंडर एंड द रैयत। सो एक काफ़ी मतलब एक काफ़ी कुछ कस्टमरी नॉर्म्स था, है ना, कुछ कस्टम्स थे कि कैसे जो मनी लेंडर है, साहूकार है, और जो रैयत है, इनके बीच में जो क्या संबंध होगा, इनके बीच में किस तरह का रिलेशनशिप होगा, है ना, इसका एक कस्टम था। वन जनरल नॉर्म वॉज दैट द इंटरेस्ट चार्ज कुड नॉट बी मोर देन द प्रिंसिपल। तो एक सबसे बड़ा एक इंपॉर्टेंट नॉर्म यह था, एक जनरल नॉर्म यह था कि जो भी ऋण होगा वो जो प्रिंसिपल है, मूलधन है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। इंटरेस्ट कैन नॉट बी मोर देन प्रिंसिपल। दिस वॉज मेंट टू लिमिट द मनी लेंडर्स एग्जैक्शंस एंड डिफाइंड व्हाट कुड बी काउंटेड एज फेयर इंटरेस्ट। तो ये इसलिए था कि मनी लेंडर्स बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पैसा उनसे ना ले सके और एक फेयर इंटरेस्ट लिया जाए, एक वाजिब सूद लिया जाए, वाजिब इंटरेस्ट लिया जाए, इसलिए ये बनाया गया था। अंडर कॉलोनियल रूल दिस नॉर्म ब्रोक डाउन। और जो ये कॉलोनियल रूल है, औपनिवेशिक रूल थे, इसमें ये कानून टूट गया। इन वन ऑफ द मेनी केसेस इन्वेस्टिगेटेड बाई डेक्कन रॉयट्स कमीशन, द मनी लेंडर हैड चार्ज्ड ओवर ₹2,000 एज इंटरेस्ट ऑन ए लोन ऑफ ₹100। तो एक जो डेक्कन रॉयट कमीशन बैठी थी दोस्तों, और इस कमीशन के इन्वेस्टिगेशन में पाया गया था, बहुत सारी नियमितताएँ आई थी, और एक ये पाया गया था कि 100 रुपये के लोन के ऊपर 100 रुपये के लोन के ऊपर 2,000 रुपये का इंटरेस्ट बन गया था दोस्तों। देखिए, 100 रुपये के लोन के ऊपर 2,000 रुपये का इंटरेस्ट बन गया था, कितना ज़्यादा इंटरेस्ट था। सो इन पिटीशन आफ्टर पिटीशन रैयत्स कंप्लेंट ऑफ इनजस्टिस ऑफ सच एग्जैक्शन एंड वायलेशन ऑफ कस्टम। तो अनेक याचिकाओं में रैयत लोगों ने इस प्रकार की जबरन वसूलियों और प्रथाओं के उल्लंघन से संबंधित अन्याय के विरुद्ध शिकायत की थी। So the raiyyats came to see the money lender as devious and deceitful. So रैयत ऋण दाताओं को कुटिल और धोखेबाज समझते थे। They complained of money lenders manipulating laws and forging accounts. तो ऋण दाताओं के द्वारा खातों में धोखाधड़ी करने और कानून को धता बताने की शिकायतें करने लगे। In 1859, the British passed a limitation law that stated that the loan bond signed between the money lenders and raiyyats would have validity for only 3 years. तो 1859 में इसको सॉल्व करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, ब्रिटिश ने एक लिमिटेशन लॉ पास किया। इस लॉ के तहत क्या था कि जो भी लोन बॉन्ड साइन होंगे मनी लेंडर और रैयत के बीच में, इनकी वैलिडिटी सिर्फ 3 साल के लिए होगी। तो जो बॉन्ड साइन किए जाएंगे, जो लोन होगा, वो सिर्फ 3 साल के लिए लोन हो सकता है। दिस लॉ वॉज मेंट टू चेक द एक्यूमुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ओवर टाइम। तो ये कानून का मकसद ये था कि जो सूद है, जो इंटरेस्ट है, जो ऋण है, उसका ब्याज जो है जितना ज़्यादा जमा हो जाता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा वंचित ना हो सके, उसको रोकना उसका पर्पस था। द मनी लेंडर हाउएवर टर्न्ड द लॉस अराउंड, फोर्सिंग द रैयत टू साइन ए न्यू बॉन्ड एवरी 3 ईयर। लेकिन जो मनी लेंडर थे, ऋणदाता थे, उन्होंने इस कानून को पलट के रख दिया और उन्होंने रैयत से हर एक 3 साल के बाद वो नया बॉन्ड साइन करवा लेते थे। पुराना 3 साल तक ही रह सकता, तो 3 साल के बाद वो नया बॉन्ड साइन करा लेते थे।
And when a new bond was signed, the unpaid balance, that is the original loan and the accumulated interest, was entered as the principal on which a new set of interest charge was calculated. तो जब नया बॉन्ड साइन होता था तो क्या करते थे, हर 3 साल बाद बॉन्ड ने बदल देते थे, और नए बॉन्ड में क्या करते थे कि जो पुराने लोन का जो ओरिजिनल अमाउंट था, प्रिंसिपल अमाउंट था, और जो एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट था, है ना, मान लीजिए 100 रुपये प्रिंसिपल था और उसमें अगर 50 रुपये इंटरेस्ट आ गया, तो जो नया था इसमें 100 + 50 प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट जोड़ के नया प्रिंसिपल बना देते थे नए बॉन्ड में। 150 रुपये का बॉन्ड हो गया कि इसका प्रिंसिपल ही 150 हो गया, है ना, और इस पर नए तरीके से फिर इंटरेस्ट लगा दिया जाता था। तो ये हो गया प्रॉब्लम दोस्तों। अगेन कमिंग कि जो ब्रिटिश थे वो इंडिया वालों को समझ नहीं पाए थे, इंडियन सेटअप काफ़ी जटिल है। इन पिटिशंस that Deccan Right Commissions collected, Rayats described how this process worked and how moneylenders used a variety of other means to shortchange the Rayat. They refused to give receipts when the loans were repaid, entered fictitious figures in the bonds, acquired the peasants' harvest at low prices, and ultimately took over the peasants' property. तो डेक्कन राइट कमीशन में जो पिटिशंस दर्ज किए गए थे उसमें ब्रिंग आउट किया गया कि हाउ ये कैसे मनी लेंडर ने कैसे बहुत तरीके से ला कर कैसे वैरायटी ऑफ रास्ते यूज़ करके रैयत को कैसे अफेक्ट किया। उन्होंने क्या किया, दे रिफ्यूज टू गिव रिसिप्ट टू, वो जब लोन रीपे कर दिया जाता था रैयत के द्वारा तो उसका रिसिप्ट नहीं देते थे, और बॉन्ड्स में वो फिक्टिशियस एक फर्जी फिगर डाल देते थे। पीजेंट्स का जब हार्वेस्ट कम होता था तो उनको लो प्राइसेस पे वो ले लेते थे, क्योंकि भाई उनका सूद इतना है, उनका ब्याज इतना, उनका ऋण इतना, तो उनके हार्वेस्ट को कम प्राइसेस पे ले जाते थे, और धीरे धीरे करके वो क्या करते थे, आखिरकार किसानों की धन संपत्ति पर ही कब्जा कर लेते थे अल्टीमेटली। सो डीड्स एंड बॉन्ड्स अपीयर्ड एज सिंबल ऑफ न्यू ऑपरेसिव सिस्टम। तो ये जो तरह तरह के दस्तावेज और बंध पत्र है, ये इस नई अत्याचारपूर्ण प्रणाली का सिस्टम बन गया, ऑपरेसिव सिस्टम हो गया, अत्याचारपूर्ण हो गया। इन द पास्ट सच डीड्स हैड बीन रेयर, तो पहले ऐसे दस्तावेज बहुत कम होते थे दोस्तों। द ब्रिटिश हाउएवर वेयर सस्पिशियस ऑफ द ट्रांजैक्शंस बेस्ड ऑन इनफॉर्मल अंडरस्टैंडिंग एज वाज कॉमन इन द पास्ट। लेकिन जो ये इनफॉर्मल अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे जो पहले ज़माने में ट्रांजैक्शंस हो जाते थे उस पर ब्रिटिशर्स को थोड़ा सा शक था, संदेह था। So the terms of transactions they believed had to be clearly, unambiguously and categorically stated in the contracts, deeds and bonds and regulated by law. और ब्रिटिशर्स का मानना क्या था कि जो ट्रांजैक्शंस है ये क्लियर होने चाहिए, ये स्पष्ट होने चाहिए, अनएम्बिग्यूअस होने चाहिए, और ये सही तरीके से कॉन्ट्रैक्ट में एकदम कैटेगरिकली लिखे होने चाहिए, डीड्स में, कॉन्ट्रैक्ट्स में, बॉन्ड्स में, और ये कानून के द्वारा नियंत्रित होने चाहिए। सो अनलेस द डीड और कॉन्ट्रैक्ट वॉज लीगली इन्फोर्सिएबल इट हैज़ नो वैल्यू। सो जब तक ये दस्तावेज जो है वो कानून की दृष्टि से परिवर्तनीय नहीं होगा तब तक उसका कोई मूल्य नहीं होगा, ऐसा अंग्रेजों का मानना था। सो ओवर टाइम पीजेंट्स केम टू एसोसिएट द माइजरी ऑफ देयर लाइव्स विद द न्यू रेजीम ऑफ बॉन्ड्स एंड डीड्स। तो होता क्या, समय के साथ किसान ये समझने लगे कि उनके जीवन में जो भी दुख तकलीफ है वो ये बंध पत्रों और दस्तावेजों की नई प्रणाली, नई व्यवस्था के कारण ही है। So they were made to sign and put thumb impressions on documents, but they did not know what they were actually signing. तो वो मजबूरी में वो साइन करते थे या अंगूठा लगाते थे अपने डॉक्यूमेंट्स पे, और उनको पता ही नहीं होता था कि एक्चुअली वो साइन क्या कर रहे हैं। सो दे हैड नो आइडिया ऑफ द क्लॉसेज दैट मनी लेंडर्स इंसर्टेड इन द बॉन्ड्स। तो मनी लेंडर्स जो है वो ऋणदाता जो है वो बॉन्ड में क्या क्लॉज डाल रहे हैं उनको कोई आइडिया भी नहीं होता था। दे फियर्ड द रिटन बॉन्ड, और वो जो लिखित दस्तावेज हैं, लिखित बंध पत्र हैं, उनसे अब वो डरने लगे। बट दे हैड नो चॉइस बिकॉज टू सर्वाइव दे नीडेड लोन्स एंड मनी लेंडर्स वेयर अनविलिंग टू गिव लोन्स विदाउट लीगल बॉन्ड्स। बट उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था दोस्तों, कोई चॉइस भी नहीं था, क्योंकि उनको अपनी जीवन यापन करने के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए उनको ऋण चाहिए थे, लोन चाहिए थे, और मनी लेंडर्स उनको लोन विदाउट लीगल बॉन्ड, विदाउट बॉन्ड पेपर, क्योंकि अंग्रेज सरकार बॉन्ड पेपर ही मान रहा, तो विदाउट बॉन्ड पेपर उनको देने के लिए तैयार नहीं थे मनी लेंडर्स। तो ये एक बहुत ही जटिल सिचुएशन हो गया था दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक इज द डेक्कन राइट्स कमीशन, दक्कन दंगा आयोग। When the revolt spread in the Deccan, the government of Bombay was initially unwilling to see it as anything serious.
तो जब विद्रोह दक्कन में फैला तो प्रारंभ में बॉम्बे की सरकार उसे गंभीरतापूर्वक लेने को तैयार नहीं थी, बट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वरीड बाई द मेमोरी ऑफ 1857 pressurized the government of Bombay to set up a commission of inquiry to investigate into the causes of the riots। तो जो भारत सरकार थी वो उनके पास वो मेमोरी 1857 का जो मेमोरी था, विद्रोह था, वो फ्रेश था उनके माइंड में। तो जो भारत सरकार था उसने प्रेशराइज किया गवर्नमेंट ऑफ बॉम्बे को कि एक कमीशन बैठाइए और इंक्वायरी कीजिए और पता कीजिए, टू इन्वेस्टिगेट कीजिए कि ये दंगे का रीज़न क्या है। द कमीशन प्रोड्यूस्ड अ रिपोर्ट दैट वाज प्रेजेंटेड टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन 1878। तो जो आयोग है वो एक रिपोर्ट तैयार की जो 1878 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश की गई। दिस रिपोर्ट रेफर्ड टू एज द डेक्कन राइट्स रिपोर्ट प्रोवाइड्स हिस्टोरियंस विद a range of sources for the study of the right। सो यह रिपोर्ट, जिसे दक्कन रिपोर्ट कहा जाता है, इतिहासकारों को उन दंगों का अध्ययन करने के लिए आधार सामग्री उपलब्ध करवाती है। डेक्कन राइट्स कमीशन रिपोर्ट। The commission held inquiries in the districts where the riots spread, recorded statements of Rayyat, Sahukars, and eyewitnesses, compiled statistical data on the revenue rates, prices, and interest rates in the different regions, and collated the reports sent by the district collectors। तो कमीशन क्या करती है? कमीशन इंक्वायरी करती है जिन जिलों में ये दंगे होते हैं, राइट्स होते हैं, एंड उनके जो रैयत साहूकार है और जो आई विटनेसेस है, जो लोग देखें, गवाह है, तो इन सब का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करती है। कंपाइल्ड स्टैटिकल जो सांख्यिकी बेस्ड जो डेटा है वो उसको स्टैटिस्टिकल डेटा को कंपाइल करती है ना, कि रेवेन्यू रेट्स क्या थे, प्राइसेस क्या थे, इंटरेस्ट रेट्स क्या थे अलग अलग क्षेत्र में, इन सब चीज़ को डेटा कंपाइल करते हैं और एक रिपोर्ट करते हैं, रिपोर्ट कोलेट करते हैं। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स के द्वारा जो रिपोर्ट भेजा गया था उसको पूरा कोलेट करते हैं। सो नाउ दोस्तों हम लास्ट पार्ट आ गए हैं, चैप्टर खत्म हो गई है ना। सो देखते हैं हम लास्ट में क्या है। इन लुकिंग एट सच सोर्सेज वी हैव टू अगेन रिमेंबर दैट दे आर ऑफिशियल सोर्सेज एंड रिफ्लेक्ट ऑफिशियल कंसर्न्स एंड इंटरप्रिटेशंस ऑफ द इवेंट। तो जब हम इन चीज़ों को देखते हैं तो हमें यह याद रखना होगा, ये माइंड में रखना होगा कि ये ऑफिशियल सोर्सेज है दोनों, है ना, और ये ऑफिशियल कंसर्न्स को बताते हैं, उनके इंटरप्रिटेशंस को बताते हैं। द डेक्कन राइट्स कमीशन फॉर इंस्टेंस वाज स्पेसिफिकली आस्क्ड टू जज वेदर द लेवल ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू डिमांड वाज द कॉज ऑफ द रिवोल्ट। तो डेक्कन राइट कमीशन को जज करने के लिए बोला गया था कि जो गवर्नमेंट डिमांड कर रही है, जिस लेवल से रेवेन्यू डिमांड किया जा रहा, क्या यह विद्रोह का कारण था, है ना। And after presenting all the evidence, the commission reported that the government demand was not the cause of the peasant anger। तो डेक्कन राइट रिपोर्ट में क्या आ गया, उस कमीशन के रिपोर्ट में आया कि जो गवर्नमेंट का डिमांड था, है ना, वो पीजेंट के गुस्से का कारण नहीं था। इट वॉज ए मनी लेंडर्स हु वेर टू ब्लेम। उनके हिसाब से जो ऋणदाता थे, मनी लेंडर्स थे, उनकी गलती थी। दिस आर्गूमेंट इज फाउंड वेरी फ्रिक्वेंटली इन कॉलोनियल रिकॉर्ड्स। तो जो कॉलोनियल रिकॉर्ड्स हैं, उनके उपनिवेशिक रिकॉर्ड्स हैं, उसमें तो ये चीज़ें बार बार मिलती है। This shows that there was a persistent reluctance on the part of the colonial government to admit that the popular discontent was ever on the account of government actions। तो इससे यह पता चलता है कि जो गवर्नमेंट थी, जो औपनिवेशिक सरकार थी, कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, वो ये गलती मानने के लिए तैयार नहीं थी कि जो लोगों के बीच में असंतोष था, डिसकंटेंट था, वो सरकारी एक्शन के अगेंस्ट था, सरकारी एक्शन के कारण होता था। ऐसा वो उस समय की जो औपनिवेशिक सरकार है वो नहीं मानती थी। So official reports thus are invaluable sources of the reconstruction of history। तो नो डाउट जो ऑफिशियल रिपोर्ट होते हैं वो अगर हम इतिहास को समझना चाहें, इतिहास के बहुमूल्य स्रोत सिद्ध तो जरूर होते हैं, बट दे हैव टू बी ऑलवेज रेड विद द केयर एंड जक्सटापोज्ड विद द एविडेंस कल्ड फ्रॉम न्यूज़पेपर्स, अनऑफिशियल अकाउंट्स, लीगल रिकॉर्ड्स एंड वेयर पॉसिबल ओरल सोर्सेज। बट ऐसा नहीं है कि जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स और रिपोर्ट्स हैं वही 100% हम सच्चाई मान लें। उनके साथ साथ हमें यह भी ख्याल करना होगा और हमें जो अन्य एविडेंसेस है, जो न्यूज़पेपर्स के द्वारा कल्ड आउट किए जाते हैं, अनऑफिशियल अकाउंट से लाए जाते हैं, जो लीगल कानूनी रिकॉर्ड्स हैं, जो और जहाँ पे बहुत जगह पे जहाँ पे पॉसिबल है, जहाँ पे मौखिक रूप से जो हमें बातें पता चली हैं, इन सब चीज़ों को एक साथ संकलित करके, समन्वय करके फिर हमें पढ़ने पे थोड़ा सच्चाई ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगी। सो ये चैप्टर खत्म हो गया दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।